हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हमारा सेट चल रहा है, सेकंड कोड है BT और हम क्वेश्चन नंबर 5 के का तक पिछले वीडियो में सॉल्व करवा चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के खा से, और क्वेश्चन नंबर 5 का खा जो है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से रिलेटिव है, इसलिए यहाँ पर मैंने बना दिया उसका बढ़िया सा डायग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 5 का खा क्या बोल रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो हाँ, अभी तक जिन लोगों ने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग आराम से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब का बनना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए उपयुक्त किरण आरेख द्वारा दर्शाना है। इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी प्राप्त करना है। अब इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करना है। ये हमने जो डायग्राम बनाया है, यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, यानी कि ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी वो कहीं ना कहीं D और ये VE का काम करेगी, और ये D दूरी यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जिसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। एक वस्तु है AB, इससे आने वाली प्रकाश किरणें अभिदृश्यक लेंस से, ये आपका अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस से अपवर्तित होकर नेत्रिका लेंस की ओर वस्तु का वास्तविक वस्तु के आकार से उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। अब हम दोनों लेंसों के बीच की दूरी को इस प्रकार समंजित करते हैं कि बना हुआ प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के, जो नेत्र की ओर लेंस रहता है उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं, नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस बिंदु और लेंस के मध्य में बने। तो यहाँ पर हमने प्रतिबिंब बनाया नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस और लेंस के बीच में। तो यहाँ आपका A', B' ये वास्तविक पहला प्रतिबिंब हो गया जो अभिदृश्यक लेंस द्वारा बना। अब यह लेंस, यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और इससे जाने वाली प्रकाश किरण नेत्रिका लेंस से अपवर्तित होकर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर अंतिम प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनाती है। यह था हमारा डायग्राम। अब हम बात करते हैं इसकी आवर्धन क्षमता की। तो आवर्धन क्षमता के लिए हम यहाँ पर कुछ नाम अभी दे देते हैं, क्योंकि अभी कुछ नाम हमारे एब्सेंट हैं इस डायग्राम में और कुछ दूरियां भी एब्सेंट हैं। तो डायग्राम में यहाँ पर ये जो दूरी है ये अभिदृश्यक लेंस और वस्तु के बीच की दूरी है, इसलिए इसको नाम दे देते हैं UO। ठीक है। उसके बाद में ये अभिदृश्यक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आपका हो गया, तो ये दूरी आपको नाम इसको हम दे देते हैं BO। इसके बाद में ये जो दूरी है वो नेत्रिका लेंस और पहले प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, तो इसको नाम दे देते हैं UE, और ये आपकी जो दूरी रहेगी BE का काम करेगी। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, कहीं ना कहीं ये नेत्रिका लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर, हमने इसको नाम दे दिया E, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C। अब हमारे पास अगर हम आवर्धन क्षमता की बात करेंगे तो हेडिंग हमारी क्या कह रही थी कि इसकी आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता की अगर हम बात करेंगे, आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो आवर्धन क्षमता M से लिखते हैं, M बराबर होता है कैपिटल M बराबर प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। अब प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण क्या है? तो बेटा जो पहला प्रतिबिंब बन रहा है, किसी लेंस की सहायता से जो प्रतिबिंब बनता है उसके द्वारा, या किसी लेंस की सहायता से वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये रहा आपका बीटा और अपॉन में आपका है केवल
वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, जिसको हम बोलेंगे अल्फा। यहां पर हम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, ध्यान रखना, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं किसी लेंस की सहायता से वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। तो अल्फा और बीटा का मान निकालना है। यहां पर अगर हम बीटा के बारे में बात करें तो यहां लिख सकते हैं टेन बीटा टेन थीटा। ये कहां है? बोले जो पहला प्रतिबिंब, इसीलिए हमने यहां पर लिखा है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बना ए डेस बी डेस, इसके द्वारा नेत्र पर जो दर्शन कोण बना है वो ये बीटा है। तो आप यहां पर त्रिभुज AEB में, त्रिभुज E या AEB में, AEB में, AEB में, AEB डेस यानी कि A डेस B डेस और E में टेन बीटा लगाएंगे तो टेन थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार। लंब देखिए इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में आप अगर लंब को देखेंगे तो लंब आपका साफ साफ दिख रहा है A डेस B डेस होना चाहिए। आधार, तो आधार आपका A डेस E होना चाहिए। सही है, इसको इक्वेशन डाल देते हैं फर्स्ट। इसके बाद में अगर हम त्रिभुज की बात करें, ये देखिए ये कौन सा त्रिभुज लिया जाएगा? AB, ये वस्तु है, इस वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। तो हम इसको दूसरे डायग्राम में दिखा सकते हैं। ये आपकी वस्तु है, यहां पर आपका नेत्र लगा हुआ है, ये आपकी वस्तु है और यहाँ पर आपका नेत्र है। वस्तु द्वारा, वस्तु से जाने वाली प्रकाश किरणें नेत्र पर जो दर्शन कोण बना रही हैं अल्फा, ये A और B, A B और नेत्र, यानी कि त्रिभुज आपका रहेगा A B और E। हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? A B और E में, ठीक। और ये जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो कहीं ना कहीं इसी दूरी पर बन रहा है जहां पर वस्तु रखी थी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं टेन अल्फा इक्वल लंब बटे आधार। तो यहां से देखिए ये दूरी अगर बात करेंगे तो ये D के बराबर होगी। D के बराबर होगी तो हम कह सकते हैं AB अपॉन D, AB अपॉन D। तो यहां पर हमने लिख दिया D। अब ये आपका इक्वेशन हो गया। सेकंड, हमें क्या करना है? M निकालना है। तो M का मतलब है A डेस B डेस अपॉन आपका है A डेस E और टोटल के अपॉन AB अपॉन D। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये इधर आएगा बेटा, ये इधर जाएगा, तो M इक्वल आपका क्या हो जाएगा? M इक्वल हो जाएगा A डेस B डेस और अपॉन में आपका है AB और इनटू में हो जाएगा D अपॉन A डेस E। सही है। यहां से अगर हम देखेंगे रेखीय आवर्धन, दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन की परिभाषा जो होती है, रेखीय आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन स्मॉल m से लिखते थे V अपॉन U या I अपॉन O। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते थे। तो यहां से देखिए आप A डेस B डेस क्या है? अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई है। और AB क्या है? AB आपकी वस्तु है, यानी कि AB आपका वस्तु की लंबाई का काम करेगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं बेटा M इक्वल VO अपॉन UO। क्यों? क्योंकि ये अभिदृश्यक से ही बन रहा है, अभिदृश्यक से बन रहा है, इसलिए हमने इसको ये नाम दे दिया। इनटू में आपका क्या है? D अपॉन A डेस E। अच्छा, A डेस E की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर M इक्वल आपका हो जाएगा VO अपॉन UO इंटू D अपॉन
यू ई। अब यहां से हम देखते हैं बेटा कि हमने ये लिख लिया, हमें यहाँ पर मान रखना है किसका, यू ई का। अभी ध्यान रखना हमने यहाँ पर किसी भी वी या यू इनके मानों के चिन्ह सहित अभी नहीं, चिन्ह नहीं लिए हैं, ये बात ध्यान रखना। अब यू ई का मान चाहिए तो हम लगाएंगे नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। तो नेत्रिका लेंस के लिए अगर हम यू ई का मान निकालेंगे तो यू ई के मान के लिए क्या होगा, तो 1/f(e) इक्वल 1/ve माइनस 1/ue होना चाहिए कि नहीं। अच्छा, यहां से हमें मान निकालना है यू ई का, तो 1/ue इक्वल आपका हो जाएगा 1/ve और माइनस 1/fe। यहां से हम मान रख देते हैं बीई का, बीई का मान क्या होगा, डी के इक्वल होगा, तो 1/ue इक्वल 1/d और माइनस 1/fe। अब हमें मान रखना है चिन्ह सहित। चिन्ह सहित जैसे ही मान रखेंगे तो आपको पता है कि जो d का मान होगा वो माइनस डी रखा जाएगा, माइनस डी रखा जाएगा तो 1/ue इक्वल हो जाएगा आपका माइनस का 1/d माइनस का 1/fe। यहां से हम कॉमन ले लेते हैं तो 1/ue इक्वल माइनस का 1/d कॉमन मिल जाएगा। यहां से कॉमन लेना है तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, माइनस किया ये प्लस हो गया तो यहाँ d/fe जब कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से हमें d कॉमन नहीं मिल रहा है 1/d, तो हम क्या करते हैं इस पक्ष में d का मल्टीप्लाई ऊपर और d का मल्टीप्लाई नीचे, 1/d कॉमन मिल जाएगा, वही हमने किया यहाँ से। अब यू ई का मान भी तो माइनस का होगा भैया, यू ई का मान भी तो माइनस का होगा, क्योंकि वस्तु और लेंस के बीच की दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। यहाँ हो गया, ये हो गया, तो माइनस 1/ue इक्वल आपका माइनस का 1/d ब्रैकेट में 1 प्लस d/fe। यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 1/ue इक्वल 1/d और ब्रैकेट में 1 प्लस d/fe। ये मान आ गया ue का। ये यहां पर आपको रख देना है इस जगह में। जब यहां पर मान रखेंगे आप तो आपको क्या प्राप्त होगा, m इक्वल आपका है VO/UO इंटू d है, d रख दिया अपॉन में। यहां पर बेटा हमें 1/UE की वैल्यू चाहिए, तो 1/UE की वैल्यू है 1/d, तो यहाँ d आ गया और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस d/fe, 1 प्लस d/fe। यहाँ से d आपकी कैंसिल हो गई, m इक्वल हो गया VO/UO और इंटू यानी कि ब्रैकेट में 1 प्लस d/fe। ठीक है, अभी नहीं ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ UE और BE के मानों को चिन्ह सहित लिया है। अभी हमें U और VO के जो मान है यानी कि अवदृश्यक लेंस के लिए जो मान है वो अभी हमने चिन्ह सहित नहीं लिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, तो VO का मान प्लस का होगा, बट UO का मान जो होगा माइनस का UO होगा, तो यहाँ पर हम रख देंगे m इक्वल VO/UO माइनस का हो जाएगा और ब्रैकेट में 1 प्लस d/fe। ये आपका रहा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का ये रहा मतलब यानी कि डेरिवेशन का मतलब आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। अब इसके बाद में क्वेश्चन और कुछ कह रहा था क्या, क्वेश्चन और कुछ कह रहा भाई, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कुछ और कह रहा था क्या, आप लोग तब तक पढ़ लीजिए, मैं भी देख लेता हूँ कहीं छूट तो नहीं रहा कुछ इसमें। नहीं, सिर्फ इतना ही पूछ रहा था जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। तो ये था सूत्र। अब मैं इसको साफ करूंगा, तब तक आप लोग अगले क्वेश्चन को पढ़िए। अगला क्वेश्चन प्यारा सा
क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है भैया, व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटिव था। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का गा, ये का था, खा हुआ, अब आएगा गा। क्वेश्चन नंबर 5 का गा कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए और दिए गए परिपथ में आमीटर द्वारा ली गई धारा का मान। ठीक है, तो बढ़िया सा हम परिपथ और सिद्धांत दोनों को देखते हैं। तो परिपथ को बाद में बनाएंगे, पहले हम सिद्धांत देख लेते हैं। हेडिंग यहां पर लगाएंगे, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है? प्यारा सा सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु का। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहता है कि अगर आप किन्हीं 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित कीजिए कि कुंजी सहित, कि कुंजी पहली कुंजी को ऑन करके जब दूसरी कुंजी को हम ऑन करेंगे तो धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। किस तरीके से? सारा कुछ वही सिस्टम है कि आप चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार, तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या रहेगा व्हीटस्टोन का सिद्धांत। 4 प्रतिरोधों P, Q, R, S को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि वे एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करें तथा इनके विकर्ण AC को एक सेल के द्वारा कुंजी K1 से जोड़कर विकर्ण BD को धारा मापी के द्वारा कुंजी K2 से जोड़ते हैं। इसके पश्चात कुंजी K1 को ऑन करके चारों प्रतिरोधों को इस
प्रकार संयोजित किया जाता है कि कुंजी K2 को ऑन करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं तथा इस अवस्था में किन्हीं दो भुजाओं के किन्हीं दो संगत भुजाओं, ठीक है, किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि P/Q = R/S। ये संतुलन की अवस्था हो गई। तो इस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु का व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत देख लेते हैं। डायग्राम अगर पूछा जाता तो हम डायग्राम भी बना सकते थे यहाँ पर। अब इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन दिया गया है। अब रिलेटिव क्वेश्चन क्या है, तो उसके लिए इसको साफ करना पड़ेगा। चलिए जी हाँ, तो इससे अगले का क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, पांचवें का जो गा है, गा पार्ट, उसमें आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका एक व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटिव एक न्यूमेरिकल दिया गया है। अब इस न्यूमेरिकल में जो 60 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, मैंने इसको डायग्राम को बना दिया, 60 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई कि आपको बताना है कि आमीटर द्वारा ली गई धारा या मापी जाने वाली धारा, ये जो आमीटर लगा है ये कितनी धारा माप सकता है। तो अगर यहाँ आप देखेंगे गौर से, कोई भी दो पार्ट आप उठा के देख लीजिए, इन दोनों पार्टों के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ से देखिए इन दोनों का अनुपात, तो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों के अनुपात के बराबर है, तो इसका मतलब ये 10 ओम का प्रतिरोध काम नहीं करेगा, क्योंकि व्हीटस्टोन से रिलेटिव है। अगर इन दोनों पार्ट के बारे में देखेंगे तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है, तो यानी कि 10 ओम काम नहीं करेगा। अगर हम तीनों प्रतिरोधों के अनुपात को देखते हैं, तीनों का, और फिर इधर तीनों के अनुपात देखते हैं, तो ये अनुपातिक बराबर है, अनुपातिक बराबर है। तो ये जो 10 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं, इनका कोई कार्य नहीं होगा इस डायग्राम से, क्योंकि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो यहां पर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, चूंकि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है। कैसा है? संतुलित है। तब 10 ओम 10 ओम प्रतिरोधों को छोड़ने पर
मतलब हम 10-10 ओम के जो प्रतिरोध हैं उनको हम छोड़ सकते हैं। जब छोड़ देंगे तो छोड़ने के बाद अब हमारे पास क्या बचा है, तो अब हमारे पास जो बचा है तो बेटा उसमें आप देखिए ये तीनों प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में और ये तीनों प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये 10 ओम का प्रतिरोध काम नहीं कर रहा है, ये 10 ओम का प्रतिरोध काम नहीं कर रहा है, तो अब जो आपका सर्किट बचेगा यहाँ से सर्किट इसको नहीं माना जाएगा, इधर नहीं माना जाएगा, इधर नहीं माना जाएगा, तो आपका सीधा एक तार हो गया, ये सीधा एक तार हो गया। और एक तार में जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं श्रेणी क्रम में लगे होते हैं और अलग अलग तारों में जो प्रतिरोध लगे होते हैं समांतर क्रम में माने जाते हैं। वही आप यहाँ पर लगा देना। तो हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको नाम दे दें R1, इसको नाम दे दें R2, इसको नाम R3, इसको नाम R4, इसको नाम R5, इसको नाम R6, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R1, R2, R3 किसमें है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है तब तुल्य प्रतिरोध का मतलब कुल प्रतिरोध यानी कि परिणामी प्रतिरोध। तो R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, यहां से आपका हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20 यानी कि आपका हो जाएगा 60 ओम। इसी प्रकार R4, R5 ये जो नीचे वाले तार में लगे हुए हैं और R6 किसमें है, श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में है, तब परिणामी प्रतिरोध R' मान लेते हैं, कितना होगा R4 प्लस R5 प्लस R6 इक्वल 20 प्लस 20 प्लस 20 यानी कि 60 ओम, इसका भी हो गया। अब अगर आप देखते हैं इस पूरे तार का प्रतिरोध निकल के आया है कितना, 60 ओम। इस पूरे तार का प्रतिरोध निकल के आया है कितना, 60 ओम। बीच के तो प्रतिरोधों को माना नहीं गया, तो ये एक तार है, वो एक तार है, ये हो गए समांतर क्रम में। तो अब R व R' यानी कि ये R और ये R' किसमें होंगे, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, तब पूरे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध। अच्छा, परिणामी प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं यानी कि कुल प्रतिरोध की, तो समांतर क्रम का सूत्र होता है R" मान सकते हैं, वो क्या हो जाएगा R इंटू R' अपॉन R प्लस R' लगा सकते हैं ना, दो प्रतिरोध है समांतर क्रम में, इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो R" इक्वल आपका कितना है बेटा, तो 60 इंटू 60 अपॉन 60 प्लस 60 यानी कि R" इक्वल हो गया आपका 60 इंटू 60 अपॉन 120। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 2 ना 12, 2 3 6 यानी कि अब आपका R" इक्वल निकल के आया है 30 ओम। ये परिणामी प्रतिरोध आया है पूरे परिपथ का। पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकाल लिया इसके बाद में, तो इसके बाद में हम बात करेंगे धारा की। तब परिपथ में विद्युत धारा, क्योंकि हमसे भैया आमीटर का पाठ्यांक पूछा गया, आमीटर का पाठ्यांक बताएगा कि इस परिपथ में टोटल धारा कितनी बह रही है। तो कुल धारा के लिए हम क्या करेंगे, I बराबर B अपॉन कुल प्रतिरोध R'। B का मान है बेटा 60, R' का मान निकल के आया है कितना 30, 32 जा 60, तो I इक्वल आया है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ये रहा आपका आंसर। तो इसको आप लोग समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, तब तक हम इसको साफ कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जी हाँ,
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर था भाई 5 का घा। क्वेश्चन नंबर 5 का घा, नंबर को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 का घा बोल रहा है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों का के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। अब ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक या कुचालक तथा अर्धचालक को परिभाषित करना है। तो यहाँ पर हेडिंग हम लगा देते हैं चालक। सबसे पहले हम बताएंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक की व्याख्या, यानी कि चालक कहते किसे हैं। तो बेटा वे ठोस पदार्थ, वे ठोस पदार्थ जिनके चालन बैंड पूर्णतया या आंशिक लिख सकते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा संयोजी बैंड व चालन बैंड या तो परस्पर अतिव्यापित होते हैं या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको हम रिक्त बैंड बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम 0.07 eV होता है, चालक कहलाते हैं। अगर हम डायग्राम बनाएं ऊर्जा बैंड के आधार पर, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं कि ये आपका है एक चालन बैंड, ये हमने क्या बना दिया, चालन बैंड, ठीक है। और चालन बैंड में आंशिक रूप से जो भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ये। और हमने अब क्या बनाना है, देखिए आप यहाँ पर इस तरीके से भी बना सकते हैं कि चालन बैंड और संयोजी बैंड अलग अलग हैं, लेकिन हम यहाँ पर ओवरलैपिंग के बना देते हैं। अलग अलग होंगे तो कितने, बहुत कम, मामूली सी दूरी उनके बीच की होगी, कितने, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल जो रिक्त बैंड होता है, जिसको हम रिक्त बैंड बोलते हैं, वो कितना होगा 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हम दोनों की ओवरलैपिंग करवा देते हैं। ये आपका था चालन बैंड और इसी में हम ओवरलैपिंग करवा देते हैं संयोजी बैंड की, ठीक है। इस तरीके से ओवरलैपिंग करवा देते हैं संयोजी बैंड की। ये रहा, ये ओवरलैप हो गया यहाँ इस तरीके से। ये जो इतना रीजन है इसमें ओवरलैपिंग हो रखी है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये आपका है चालन बैंड, ये आपका क्या है, संयोजी बैंड है। और संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर क्या किए हैं, अतिव्यापित है, मतलब ओवरलैपिंग किए हुए हैं। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा चालक। अब हम बात कर लेते हैं कुचालक। तो कुचालक में
क्या होता है? तो कुचालक में इनके चालन बैंड पूर्णतया रिक्त मतलब खाली होते हैं तथा संयोजी बैंड व चालन बैंड एक दूसरे से दूर, एक दूसरे से दूर, या बोल सकते हैं कि इनके संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच, ऐसे भी लिख सकते हैं, के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। और कितना अधिक होता है आप देखिएगा, लगभग 7 ईवी होता है। यहाँ पर ये हमने बना दिया बेटा चालन बैंड। क्या बना दिया? चालन बैंड। कैसा है? रिक्त है। ये कैसा है? रिक्त है। और यहाँ पर ये हमने बना दिया संयोजी बैंड। ये हमने बना दिया संयोजी बैंड। और इनके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, मतलब जिसमें कोई भी चालन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी कि आवेश वाहक नहीं होता है। ये होता है कितना? तो 7 eV होता है। ये वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 7 eV होता है। अब इसके बाद में हेडिंग हमारी क्या रहेगी? अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर। तो वे पदार्थ जिनके चालन बैंड तो रिक्त होते हैं, परंतु इनके संयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। अब वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? बहुत कम होता है। कितना होता है? चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। ये आपका हो गया चालन बैंड। क्या हो गया? चालन बैंड। और पास में ही होता है भैया, पास में ही होता है। क्या? पास में ही रहेगा क्या? संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। ठीक है। और इनके बीच में ये जो ऊर्जा अंतराल है, गैप है, ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 1 eV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी
कम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी कम होता है। ये हमारे होते हैं अर्धचालक। तो जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक मैं इसको साफ करता हूं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग का चुंबकीय क्षेत्र E बराबर दिया गया है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया, तो हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ खाली क्या बोल रहा है। वैद्युत क्षेत्र दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र कितना दिया गया है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है E बराबर 50 साइन ओमेगा ब्रैकेट में T माइनस सी एक्स अपॉन सी, ये दिया गया है आपका न्यूटन प्रति कूलम। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन को कह रहा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद एवं 50 सेंटीमीटर लंबाई के बेलन में एक्स अक्ष के अनुदिश ऊर्जा प्राप्त कीजिए। मतलब आपसे क्षेत्रफल दिया गया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लंबाई दी गई है बेलन की, वो कितना है 50 सेंटीमीटर। एक्स अक्ष में आपसे ऊर्जा U पूछी गई है। ध्यान रखना वैद्युत क्षेत्र से रिलेटिव ये न्यूमेरिकल है, और इसमें आपसे एक तरंग का समीकरण दिया गया है और पूछा गया है ऊर्जा का मान, ऊर्जा घनत्व नहीं पूछा गया है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऊर्जा घनत्व पढ़ा है। अच्छा, एप्सिलॉन जीरो के मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसलिए लिख दिया क्योंकि इसकी मान की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा घनत्व बराबर होता है, ऊर्जा घनत्व बराबर होता है कुल ऊर्जा अपॉन में आयतन, यही होता है। हमें ऊर्जा घनत्व हमसे पूछा क्या गया, हमें ये सूत्र पता है और हमसे पूछा क्या गया है, कुल ऊर्जा पूछी गई है। यानी कि इस सूत्र को अगर हम लिखते हैं तो ऊर्जा घनत्व UE, वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व UE से लिखते हैं। क्या होता है कुल ऊर्जा मतलब U और बटे आयतन, आयतन क्या होता है, तो आयतन आप लिख सकते हो A इंटू L। आपसे मान किसका पूछा गया, U का, तो U इक्वल क्या हो जाएगा, U इक्वल हो जाएगा UE इंटू A इंटू L। ठीक है, चलिए अब मान रख दीजिए, हल कर दीजिए। U इक्वल, U का मान कितना होता है, तो U का मान होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू A इंटू L। ये आपका बन जाएगा। अब ये E नॉट कहाँ से निकलेगा, तो ये जो वैल्यू है ये E नॉट की है, या हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 डालेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 की E इक्वल E नॉट साइन ओमेगा T माइनस सी एक्स अपॉन सी से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहाँ से निकल आएगा E नॉट इक्वल 50 न्यूटन प्रति कूलम, निकलेगा कि नहीं। तो यही मान यहाँ पर रख दीजिए आप, मान रखेंगे तो U इक्वल आपका क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट का मान हमने पहले ही लिख दिया है, और इसके बाद में आपका आता है E नॉट स्क्वायर, तो E नॉट का मान है 50, स्क्वायर करेंगे 50 इंटू 50 हो जाएगा A का मान देखना कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है तो मीटर स्क्वायर में बदलेंगे 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद में लंबाई सेंटीमीटर में दी गई तो इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर में हो गई। यहाँ से आप काटिए तो ये 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 0 1 0 1 0 3 0 है तो 3 पावर कैंसिल होनी चाहिए 1 2 3, तो यहाँ से 3 पावर कैंसिल हो जाएंगी, माइनस की 1 पावर बचेगी, ध्यान रखना।
माइनस की एक पावर बचेगी 2 1 3, माइनस की 3 हो गई, और माइनस की 3 और 12 मिलके हो गई माइनस की 15। तो ये 8.85 इंटू आपका 10 टू पावर हो गया माइनस का 15। और यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, 55 25 पंचे 125 पंचे 625, ये 625 हो गया, 625 हो गया बेटा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा टफ पड़ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से u इक्वल आप क्या करिए 8.8 लिख लीजिए, 5 को छोड़ दीजिए आप, ठीक है, इंटू 10 टू पावर माइनस का, यहाँ देखिए यहाँ पॉइंट नहीं है ना, या यहाँ पर अभी 10 टू पावर ऐसे लिख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं बेटा 6.25 इंटू 10 टू पावर प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा तो 8.85 इंटू 10 टू पावर, यहाँ से आपका माइनस का 13 बचा इंटू 6.25 बचा। अब इसको हमें लिखना है थोड़ा, इसको अगर हम लिखेंगे इजी थोड़ा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इजी मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8.8, और इसको लिख सकते हैं बेटा अप्रॉक्स में 6.3, अप्रॉक्स में 6.3। ये डिजिट हमने छोड़ दिया, यहाँ से अप्रॉक्स में 6.3 हमने ले लिया 10 टू पावर, वही जो है आपकी माइनस की 13। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, दो डिजिट का मल्टीप्लाई करना आसान होता है, पहले और पहले का कर दीजिए, यानी कि लास्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का करिए, तो 8 3 24 4 हो गया, यहाँ पर कैरी आपका आया 2, 8 3 24, 8 6 48, 24 48 72 72, और कैरी आपका हो गया 2, तो 74 का 4 हासिल, मतलब कैरी आपका हासिल कितना रहेगा, तो हासिल रहेगा 7, 8 8 6 48 48 और 7 55, ठीक है। पॉइंट की नहीं है तो एक एक दो डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट हो गया, इंटू 10 टू पावर माइनस का आपका 13 है, इसको हम सही ढंग से लिख सकते हैं, तो 5.54 इंटू 10 टू पावर आपका कितना रह जाएगा, एक कम हो जाएगी 12, और यूनिट जूल। तो ये आपका आंसर है ऊर्जा का, इतनी ऊर्जा संचित होगी या सच में। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, तब तक हम इसको साफ कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपका आता है, ये तो भाई अथवा का था यार, 5 का भाग का अथवा का क्वेश्चन था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब आएगा 5 का यार, ध्यान रखना भाई, वो क्वेश्चन था अथवा का, और ये आएगा यहाँ खाली क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है आपका, यदि ड्यूट्रॉन नाभिक तथा अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्रमशः, ड्यूट्रॉन के नाभिक की दी गई, यानी कि आपका ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन 1s2, ये ड्यूट्रॉन हो गया, ये दो ड्यूट्रॉन मिलते हैं बनाते हैं एक अल्फा कण यानी कि हीलियम, ठीक है, और इससे आपको निकालनी है ऊर्जा का मान। जरा देखिए, ड्यूट्रॉन यानी कि 1s2 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी दी गई है, तो वो दी गई है क्वेश्चन में 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हीलियम यानी कि अल्फा कण की बंधन ऊर्जा 1h2He4 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी दी गई है, तो वो आपकी क्वेश्चन में दे रखी है 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दे रखी है, हमसे इस क्यू का मान पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपकी ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दी गई है। अच्छा, ड्यूट्रॉन में न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, ये जो होता है ऊपर ये लिखा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियनों की संख्या, ये है न्यूक्लियनों की संख्या, ठीक है, न्यूक्लियनों की संख्या, ये जो ऊपर लिखा है ये न्यूक्लियनों की संख्या है। अब ड्यूटेरियम की जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इतनी है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए न्यूक्लियन कितने हैं, 2,
न्यूक्लियन कितने हैं? 2। तो हम कुल ऊर्जा अगर निकालेंगे, कुल ऊर्जा तो कुल ऊर्जा हमारी कितनी निकलेगी? न्यूक्लियन 2 है तो 1.25 इंटू 2। लेकिन अभी ये कितने की आई है? एक ड्यूटेरियम की कुल ऊर्जा आई है। हमारे ड्यूटेरियम कितने हैं? तो ड्यूटेरियम के 2 अणु लग रहे हैं, 2 अणु लग रहे हैं तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ देखिए, हीलियम के नाभिक की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दी गई है। हमसे जब प्रतिन्यूक्लियन दी गई तो यहाँ न्यूक्लियन की संख्या कितनी है? 4। तो कुल ऊर्जा कितनी होगी? कुल ऊर्जा हो जाएगी 7.4 इंटू 4, क्योंकि न्यूक्लियन की संख्या कितनी है? 4। अच्छा, अब हमसे पूछा गया है इस Q का मान, हमसे पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, Q का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? हीलियम की कुल यानी कि 2He4 की ऊर्जा, ये तो ऊर्जा ज्यादा है, ठीक है, और माइनस कर देंगे 1H2 की ऊर्जा, सही है। तो यहाँ से हीलियम की कुल ऊर्जा कितनी आई है? हीलियम की 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 1 29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस इसकी कुल ऊर्जा कितनी है? 2 दूनी 4, 4 का मल्टीप्लाई करिए 125 चौकू, ये आपका हो गया 500, 1 1 2 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल मतलब माइनस करेंगे तो माइनस कितना 6, तो ऐसे ही रहेगा 29 4 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा Q का मान, चलिए आप लोग इसको नोट करिए, तब तक हम चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन अब आया आपका खंड, अगला भाग चलेगा। तो यहाँ पर आपका पार्ट चेंज हुआ, सेक्शन आ रहा है, सेक्शन स्टार्ट हुआ या, और या में क्वेश्चन नंबर आया 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आंशिक परावैद्युत पदार्थ भरे समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यदि संधारित्र को आगे भाई न्यूमेरिकल है तो हम क्या करते हैं, पहले संधारित्र की धारिता निकाल लेते हैं। धारिता निकालने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक डायग्राम। मान लेते हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र है जो एक्स वाई प्लेटों से मिलकर बना है। ये एक्स प्लेट हो गई, ये वाई प्लेट हो गई, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हमने मान लिया स्मॉल डी, और इन दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पूर्णतः मतलब भरा हुआ है किसी कोई माध्यम है जिसका परावैद्युतांक है के। दूसरी प्लेट को हमने क्या किया भाई, अर्थ से जोड़ दिया, यानी कि पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। पहली प्लेट को हम क्या करते हैं, हमने आवेश स्रोत से आवेश दे दिया प्लस क्यू, आवेश स्रोत से हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया, इस पर प्लस क्यू आ गया, इस पर माइनस क्यू आ गया, इसकी हमें धारिता निकालनी है। तो हम यहाँ पर सारा कुछ इसके बारे में लिखेंगे। तो लिखने के लिए सीधा लिखते हैं, माना समांतर पट संधारित्र, समांतर पट संधारित्र एक्स वाई प्लेटों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, डी, तथा माध्यम का परावैद्युतांक के है। जब दूसरी प्लेट को
पृथ्वी से जोड़कर पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है, तब दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, अब दोनों प्लेटों के बीच हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, देखिए प्लेट पर पहले पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी पर माइनस क्यू, तो वैद्युत क्षेत्र का मान जो रहेगा प्लेटों के बीच माइनस प्लेट की ओर रहेगा, यानी कि प्लस से माइनस की ओर, तो वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा कितना, किन्हीं दो प्लेटों जिनके प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए हो, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम का परावर्तकांक है तो के हो जाएगा, सिग्मा इक्वल होता है आपका क्यू अपॉन ए, तो यहाँ से हो जाएगा ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के, जहाँ ए प्लेटों का क्षेत्रफल है, ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, तब प्लेटों के बीच विभवांतर, अच्छा प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, जब हमने वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया, प्लेटों के बीच की दूरी दी गई है तो विभवांतर निकाल सकते हैं, बी इक्वल क्या होता है, ई इंटू दूरी, वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, दूरी का मान कितना है डी, तो यहाँ से आपका v इक्वल क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और के, कुछ नहीं किया, ई का मान रख दिया, ई के मान को रख के कितना आ गया, विभवांतर आ गया, तो हम दायित्व निकाल सकते हैं, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल होता है Q अपॉन V, दिया हुआ आवेश बटे विभवांतर, तो C इक्वल Q तो Q रहा, V का मान तो Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A के, यहाँ से आपका Q से Q कैंसिल किया जाएगा ऊपर, तो C इक्वल क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A के अपॉन B, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, मात्रक रहेगा फैराड, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, अगर वायु या निर्वात के लिए पूछते तो के इक्वल हम रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा C नॉट इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B फैराड, ये इसका मात्रक हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की, तो आप लोग इसको तब तक स्क्रीनशॉट ले, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप देख तो रही है। चलिए आगे, अब इसमें क्या बोल रहा है भैया, आगे इसमें क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि संधारित्र को 100 माइक्रोकूलम तक आवेशित किया गया हो तो संधारित्र के अंदर रखे गुटके, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन दे रहा है कि संधारित्र को आवेशित किया गया है भैया, कितने से आवेशित किया गया है, 100 माइक्रोकूलम से। अब संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावर्तकांक, संधारित्र की प्लेटों के अंदर एक गुटका रखा है जिसका परावर्तकांक है 2.0, तो संधारित्र के अंदर रखे परावर्तित गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश को हम Q डैश मान सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने यहाँ पर डेरिवेशन करवाया हुआ है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो मेरे संधारित्र वाले चैप्टर को जब मैंने पढ़ाया था वहां पर गुटके यानी कि परावैद्युत पदार्थ पर प्रेरित आवेश के लिए हमने डेरिवेशन करवाया हुआ है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आराम से देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रेरित जो आवेश होता है वो ज्यादातर आप ये मान के चलिए
कि संभवतः आपको हमेशा मतलब यानी कि प्रेरित आवेश अगर धातु नहीं है, जो परावैद्युत पदार्थ है, अगर परावैद्युत पदार्थ यानी कि वो धातु नहीं है तो प्रेरित आवेश हमेशा आपको कम मिलेगा। अगर धातु होगी, जो आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो गुटका रखा है परावैद्युत पदार्थ का, अगर वो धातु का है तो आप 100% श्योर हो जाना कि प्रेरित जो आवेश होगा उस पर वो संधारित्र की प्लेट को दिए गए आवेश के बराबर ही होगा। लेकिन यहाँ पर उसका परावैद्युतांक 2 दिया गया है और धातु का जो परावैद्युतांक होता है अनंत होता है। आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ध्यान रखना कि धातुओं के लिए परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। तो आपसे ये क्यू डैश पूछा गया है, हमेशा इसका मान कम आएगा तो यहाँ से इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन हमें लगानी है बेटा, इसकी डायरेक्ट इक्वेशन लगानी है क्योंकि डेरिवेशन हम करवा चुके हैं। डायरेक्ट इक्वेशन होती है क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के। मान देखिए तो क्यू डैश इक्वल, क्यू क्या है, प्रारंभिक आवेश दिया गया 100 माइक्रो कूलम, ब्रैकेट में आपका 1 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ से आपका 100 माइक्रो कूलम और ये आपका हो जाएगा 1/2 यानी कि ये आपका आ जाएगा 50, तो 50 माइक्रो कूलम। ये देखिए भाई आ गया, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो धातु अगर होती तो प्रेरित जो आवेश है वो संधारित्र को दिए गए आवेश के बराबर होता। क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखना चाहते हैं तो धातु के लिए ये बात ध्यान रखना, धातु के लिए कोई भी धातु के लिए के बराबर होता है अनंत। जैसे ही आप यहाँ पर के बराबर अनंत रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो आपका सीधा क्यू डैश इक्वल क्यू आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आपका होता है धातुओं के लिए, तो इसीलिए बोल देते हैं अगर आपका किसी क्वेश्चन में कभी भी दिया जाए, ये बात आप ध्यान रखना, कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर बोल दे कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक धातु का टुकड़ा रखा है या धातु का एक पट रखा हुआ है, तो आप 100% श्योर हो जाना कि भैया उस पर प्रेरित आवेश जो है संधारित्र को दिए गए आवेश के बराबर ही होगा। चलिए इसको साफ करता हूं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की बारी आई। अगले क्वेश्चन क्या हिसाब किताब है भैया, कहाँ गया, हाँ, स्थिर वैद्युत के गॉस के नियम को लिखिए और इसकी सहायता से कूलाम के नियम का नियम कीजिए। अब स्थिर वैद्युत के लिए गॉस का नियम लिखना है तो हेडिंग हम लगा देते हैं क्या, गॉस का नियम, गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या है, तो गॉस का नियम कहता है, आप सभी लोगों को याद होगा, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट या 1/ε0 इनटू K। ये गॉस का नियम हो गया। अब इसके बाद में हमसे कह रहा भी है कि गॉस के नियम का उपयोग करके,
और कूलम के नियम को सिद्ध करना है। तो गॉस के नियम का उपयोग करके कूलम के नियम को सिद्ध करना है, तो हम क्या करते हैं, छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं भैया कि एक गोलीय कोश है। क्या है? एक गोलीय कोश है। अब गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r है, और इस गोलीय कोश को +q आवेश दिया गया जो कि इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके कारण हम बाहर, गोलीय कोश के बाहर कैपिटल R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल R दूरी को त्रिज्या मानकर एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसका अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल मानेंगे dA। कितना मानेंगे? dA। तब यहाँ पर अगर अल्पांश पृष्ठ का क्षेत्रफल dA है तो क्षेत्रफल सदिश, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ये क्षेत्रफल सदिश हो गया, इस छोटे से क्षेत्रफल का सदिश। अब +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो हमेशा आपको पता है वैद्युत क्षेत्र हमेशा दूर की ओर रहता है, वैद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है बिंदु P पर हमें निकालना है ओनली वैद्युत क्षेत्र। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, माना स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, एक गोलीय कोश है जिसे +q आवेश दिया गया जो कि उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तब इसके केंद्र से कैपिटल R ब्रैकेट में कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिसके लिए कैपिटल R दूरी को त्रिज्या मानकर गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसका अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल A यानी कि dA है। तब जब हमने अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल dA मान लिया है तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तब पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो वैद्युत फ्लक्स आपका होगा d phi E इक्वल E डॉट dA।
डॉट डी ए, यही तो होगा। किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यही होता है। ये हम लोग वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा में पढ़ चुके हैं। अब हमने यहाँ रख दिया तो यहाँ लिखेंगे तब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो कितना होगा, तो वो होगा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। डॉट का साइन हटाइए, डॉट हटाएंगे तो फाई ई इक्वल आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र जो है और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि थीटा बराबर 0 तो फाई ई इक्वल आपका हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है, कॉस 0 का मान 1। यहाँ से ई बाहर निकालेंगे तो फाई ई इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। यहाँ से बेटा अगर आप मान रखेंगे तो फाई ई की जगह पे अभी फाई रहने दीजिए, यहाँ से आपका ई और इनटू क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का मान कितना होगा 4 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर। क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का मान यानी कि इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो गोलीय गॉसियन पृष्ठ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है कैपिटल आर स्क्वायर है। तो यहाँ से आपका इतना आ गया, और गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई ई बराबर होना चाहिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो यहाँ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल आपका हो जाएगा ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा आपका कितना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। इतना हो गया भाई, ये हमने निकाल लिया वैद्युत क्षेत्र। ये क्या निकाल लिया, वैद्युत क्षेत्र। कहाँ पर निकाल लिया, बिंदु P पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें कूलाम का नियम सिद्ध करना है भैया। हमें क्या करना है, कूलाम का नियम सिद्ध करना है। तो यदि या माना 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 बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। अब बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र निकाल चुके हैं, और वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी आवेश रखा है तो उस पर भैया वैद्युत बल लगेगा, तब Q नॉट पर वैद्युत बल कितना होगा, तो F इक्वल ई क्यू नॉट। रखिए वैल्यू, ई की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू क्या है क्यू नॉट। यही हो गया भाई कूलाम का नियम, गौर से देख लीजिए, यही है आपका कूलाम का नियम, यही तो है कूलाम का नियम, यही तो है कूलाम का नियम, यही है ना कूलाम का नियम। जी हाँ यही है, तो यही लिख देना न्यूटन, और यही कूलाम का नियम है, ठीक है। तो ये गॉस की प्रमेय थी, और गॉस की प्रमेय के आधार पर कूलाम के नियम का सत्यापन। साफ करें बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग तो पढ़ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, उसके बाद में न्यूमेरिकल दिया गया है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिख देते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, बाएं हाथ क्या बताता था, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तब पहली उंगली
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यिका चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तब अंगूठा जो है उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्या है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम? बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है भैया? इस नियमानुसार इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दो उंगलियों अंगुलियों लिख सकते हैं या उंगलियों भी लिख सकते हैं। उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यिका धारा की दिशा या प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जो अंगूठा होगा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, या अंगूठे की जो दिशा होगी चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। आगे इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्योंकि न्यूमेरिकल भी तो था इसमें। चलिए न्यूमेरिकल की भी कहानी खत्म करते हैं। अब न्यूमेरिकल कह रहा है 1.0 × 10⁻⁹ कूलाम से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, b वेग से प्रवेश करता है। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण व दिशा ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ से क्या जो दिया गया है उसको भैया नोट करते हैं। आवेश दिया गया है 1.0 × 10⁻⁹ कूलाम, ये आवेश दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर में दिया गया भैया 4i + 3j टेस्ला, ठीक है। इसके बाद में आपका वेग दिया गया है, वेग का सदिश कितना है -75i और फिर आपका +100 j मीटर प्रति सेकंड। आपसे बल पूछा गया है और दिशा पूछी गई है, यही पूछा गया ना, यही पूछा गया। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है,
तो बेटा इक्वेशन होता है हमारे पास कहीं ना कहीं आपका इक्वेशन होता है एफ इक्वल, जरा देखना इक्वेशन क्या होता है, एफ इक्वल क्यू बी पी, यही होता है ना। इसी इक्वेशन को हम लगाएंगे। अब इस इक्वेशन में हमें इसके मान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में दिया गया तो हम पहले इसी का मान निकाल लें। तो हमें बी क्रॉस बी की जरूरत पड़ेगी। बी क्रॉस बी का मान निकालेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप लिख लीजिए। आई की वैल्यू कितनी है 4 3 के 0, वी अरे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से आप देखिए माइनस का 75 है, 100 है और के 0 है। वी में देखेंगे तो इधर 4 है, 3 है, ये 0 है। आप मान निकालेंगे किसका, आई कैप का। आई कैप का मान निकालेंगे तो भैया इसको छुपा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0, माइनस जे कैप का मान निकालेंगे, इसको छुपा लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 0 माइनस 0, प्लस के का मान निकालेंगे तो के का मान निकालने के लिए आपको इसको छुपा लेना है। 75 5 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22 हो गया। माइनस का है तो बेटा यहाँ माइनस लगा दीजिए, बीच में भी माइनस होता है, ये 400 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका मान निकला है माइनस का 4 2 600 625 625 आई कैप नहीं सॉरी के कैप माइनस का, ये आपका मान आया है, ये मान आया है v क्रॉस v का। अब हमसे पूछा गया है क्या वर्ग, तो f इक्वल क्या होता है q इंटू v क्रॉस v, होता है कि नहीं, मान लिख दीजिए। तो f इक्वल क्या निकल के आएगा, f इक्वल q का मान कितना है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 9 इंटू इसका मान कितना है 625 और k कैप माइनस का है तो माइनस यहाँ लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से f वेक्टर f इक्वल आपका क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू पावर माइनस का 9 था बेटा, 2 पावर कम हो जाएंगे तो माइनस का 7 न्यूटन और के कैप है माइनस का है, तो माइनस यानी कि के कैप आ रहा है तो जेड अक्ष और माइनस लगा है तो माइनस के जेड अक्ष में, तो दिशा किधर होगी, दिशा किधर होगी माइनस जेड अक्ष की ओर। ठीक है, ये आपकी दिशा हो गई, तो ये हो गया बल का मान। ये क्वेश्चन हो गया, चलिए इसको साफ करें बेटा। हाँ फिलहाल में अभी आपके क्वेश्चन कितने हो गए देखता हूँ, अगला क्वेश्चन, एक मिनट नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी भैया, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको अथवा वाले को करवा देता हूँ, लंबी हो गई कोई बात नहीं है, एक तो करवा ही देता हूँ, इसको साफ करें। चलिए अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था भाई, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद में 2 क्वेश्चन और बचेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा था अथवा में 7 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है ये। अथवा में कह रहा है एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसमें प्रयुक्त नियम का भी उल्लेख कीजिए। अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं भैया, मान लेते हैं, माना एक लंबे चालक तार को आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा गया है, आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा गया है। ठीक है, जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है,
विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I। तब इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। माना कुंडली के अल्पांश भाग की लंबाई dl छी dl है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वृत्ताकार कुंडली हमने बना ली। ये आपकी त्रिज्या हो गई कैपिटल R। यहाँ पर एक छोटा सा भाग है जिसकी लंबाई है dl, तो CD आपका भाग हो गया। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ से अगर इसको हम मिला दें, इसमें विद्युत धारा बह रही है I, तो यहाँ पर तब CD भाग के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र, O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्या करना है, dV इक्वल लिख दीजिए μ0/4 पाई इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r²। और यहाँ पर r की जगह पे हमें लगाना है कैपिटल R। सही है, चूंकि थीटा इक्वल 90 डिग्री होगा कि नहीं। आपको पता है कि त्रिज्या परिधि हो, जो त्रिज्या होती है परिधि हो या वृत्तीय पथ, ठीक है, वो परिधि ही होती है। त्रिज्या परिधि के हर एक बिंदु पर लंबवत होती है। त्रिज्या परिधि के हर एक बिंदु पर लंबवत होती है, तो इसका मतलब ये त्रिज्या ही है, ये लंबवत ही होगी dl। dl लंबाई के कैसे होगी, लंबवत होगी। तो यहाँ से dv इक्वल आपका निकल के आएगा कितना, μ0/4 पाई इंटू I dl अपॉन r²। सही है, सही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, तब पूरी कुंडली के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र। अब O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। जब ऐसा मान के चलते हैं कि भैया ये कुंडली बहुत मतलब यानी कि कुंडली का जो एक छोटा सा भाग है CD, और ऐसे ही कई भागों से मिलकर बनी है, तो हम सभी एक भाग के कारण हमने जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला है उतना ही हर एक भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका बीजगणितीय योग कर दें, मतलब सिग्मा वाला समीशन वाला सिग्मा लगा दीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप v इक्वल लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, क्या रहेगा, तो μ0/4 पाई इंटू I dl अपॉन r²। अब यहाँ पर समाकलन कर दीजिए। जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन के लिए हमारे पास b इक्वल क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई, ये तो कांस्टेंट है। अच्छा, I भी कांस्टेंट है और त्रिज्या में कोई बदलाव होगा नहीं, तो r² भी कांस्टेंट है, आपका बचेगा ओनली dl। dl का मतलब क्या होगा, तो dl का मतलब समाकलन, dl का मतलब हो जाना चाहिए इसकी परिधि, परिधि होती है 2 पाई r, तो त्रिज्या r हो गई, तो v इक्वल क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई इंटू I अपॉन r² इंटू आपका हो जाएगा कितना, 2 पाई r। ये r से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 आपका आया, तो बचा है आपका v इक्वल μ0/2 इंटू I अपॉन r। ये आपका वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र
चाहो तो आप लिख सकते हो टेस्ला, चाहो तो आप लिख सकते हो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसमें उपयुक्त नियम का भी उल्लेख करना है, तो यहाँ पर नियम, तो इस में वायु सेवर्ट का नियम लगाया गया है, जिसके आधार पर किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश भाग के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है, यही तो नियम था ना, यही तो बायो सेवर्ट का नियम था। उन्होंने कहा था कोई भी चालक तार हो, उसकी अल्पांश लंबाई के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। और वो बातें क्या थी? पहली बात थी कि चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात क्या थी? चालक तार के उस अल्पांश भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती था चुंबकीय क्षेत्र। और तीसरे में क्या था? चालक तार तथा उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती। और चौथा क्या था? चालक तार तथा उस बिंदु को मिलाने वाले चालक तार तथा उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन सबको हमने मिलाया। प्रोपोर्शनली ये होना चाहिए, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा के तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाता है। हाँ, म्यू नॉट आपका क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं बन पाई थी, कोई बात नहीं है, अभी एग्जाम का बहुत टाइम है। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए। और जो भी बच्चे नए हमारे चैनल से जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहें और बोर्ड